प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे प्रोटीन जो है, दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ स्पेसिफिकली दैट दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सेम अमीनो एसिड्स जुड़े और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाए। तो दीज आर द हेट्रोपॉलीमर्स और ऑफ अमीनो एसिड्स। और बच्चे ये अमीनो एसिड्स क्या है, पहले उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम प्रोटीन यानी कि एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसका मोनोमेरिक फॉर्म का हमें आइडिया ना हो। ठीक है, तो इस मोनोमेरिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये मोनोमेरिक फॉर्म जो है यानी कि अमीनो एसिड जो है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सेम एलिमेंट्स है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट के केस में भी देखे, लेकिन अमीनो एसिड के केस में एक और एलिमेंट होता है, दैट इज नाइट्रोजन। तो अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजनस कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बच्चे ये अमीनो एसिड जो है वो इन 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। अब बच्चे अमीनो एसिड जो है उसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाता है, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाएगा। तो वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अ सिंगल कार्बन। ठीक है, उसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक आया R यानी कि वेरिएबल ग्रुप। जैसे एक मीथेन के केस में वी हैव 4 हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद कार्बन। ठीक है, CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन के केस में। अगर हम उसके 3 हाइड्रोजन या फिर 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें, वन विद अमीनो ग्रुप और दूसरा विद कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उस पर्टिकुलर केस में वो अमीनो एसिड बन जाता है। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये बच्चे R ग्रुप है जो हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट रहेगा। तो मतलब हमारे पास अमीनो एसिड कौन सा है, उसका नेचर क्या है, वो डिटरमाइन करता है दिस पर्टिकुलर ग्रुप कॉल्ड एज वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, तो इसे वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। तो बच्चे ये हर एक अमीनो एसिड के केस में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब बच्चे ये पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज करो, तो स्ट्रक्चर से ही सामने पता चल रहा है कि ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का एस्पेक्ट है। और दूसरा, इसमें जो ग्रुप्स ने सब्स्टिट्यूट किया, एक है हमारे पास पॉजिटिव ग्रुप और एक नेगेटिव ग्रुप है, यानी कि हमारे पास एक वीक एसिडिक ग्रुप आ गया, यहाँ पे COH ग्रुप कहेंगे जिसे, और एक है हमारे पास वीक बेसिक ग्रुप। तो मतलब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में एसिडिक और बेसिक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ग्रुप है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है, दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को एम्फोटेरिक नेचर का कहा जाता है। एम्फोटेरिक नेचर यानी कि वी हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। एंड जैसे मैंने मेंशन किया, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो बच्चे ये हो गया हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड का रहता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इन अमीनो एसिड्स को इसके वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं और उसके एसेंशियल नेचर के बेसिस पे भी। ठीक है, तो ये है एक बेसिक और बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। तो उन 20 अमीनो एसिड्स में से
we have some essential amino acids which are required in our diet, और दूसरे अमीनो एसिड्स हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है और हमें उसका डाइट में होना जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दीज आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। और दूसरा नॉन एसेंशियल विच आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी इटसेल्फ। अगर बॉडी सिंथेसाइज कर रही है तो हमें डाइट में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी इटसेल्फ, फाइन। तो बच्चे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है, ठीक है, जैसे कि थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन। मैं एक एक सीक्वेंस से मेंशन करती हूँ। फिनाइलएलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन मेंशन करते हैं। थ्रियोनिन, टायरोसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला है फिनाइलएलेनिन, ठीक है। फिनाइलएलेनिन जो है वो एक एरोमेटिक अमीनो एसिड भी रहेगा, इसमें एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद वैलिन, देन थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के बाद हमारे पास वो आएगा टायरोसिन। टायरोसिन की जगह बच्चे ट्रिप्टोफैन मेंशन करो, ट्रिप्टोफैन है। टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल। ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। तो ये है हमारे पास पर्टिकुलर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल है। तो मैं कुछ को मेंशन कर देती हूँ, इंक्लूडिंग टायरोसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास नॉन एसेंशियल है। उसके बाद सिस्टीन, सीरीन, एलिनिन, ग्लाइसिन, वो सारे हमारे पास नॉन एसेंशियल रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे सारे अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, एलिनिन, ग्लाइसिन, सीरीन यानी कि सल्फर कंटेनिंग सीरीन, ठीक है। तो बच्चे सारे अमीनो एसिड याद करो। उसके बाद आप अगर एक कैटेगरी हमारे पास लर्न कर रहे हो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो आप नॉन एसेंशियल फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स है जो कि एसेंशियल है। बट बच्चे जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, एडल्ट फॉर्म में आ रहे हो, तो कुछ अमीनो एसिड्स इनमें से ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बहुत माइन्यूट अमाउंट में खुद सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है। कंप्लीटली नहीं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है, बट कुछ अमाउंट हमें डाइट से लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास वो अमीनो एसिड जो है वो सेमी एसेंशियल हो गए, यानी कि अगर हम डाइट में नहीं ले रहे हैं तो कुछ नीड हमारी बॉडी खुद पूरा कर रही है। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है, इस वजह से हमारे पास सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। सेमी एसेंशियल इन केस ऑफ एडल्ट्स, लेकिन यंग वन को, जो बेबीज होते हैं, उनके लिए ये डाइट में होना जरूरी है। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये तो बच्चे हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिसके पास एडिशनली नेगेटिव ग्रुप होता है अदर देन COH,
COH के अलावा एडिशनल COH ग्रुप है या और नेगेटिव ग्रुप है, उस बेसिस पे ओवरऑल चार्ज उस अमीनो एसिड का नेगेटिव हो जाएगा और वो कंपोनेंट, वो अमीनो एसिड जो है वो खुद एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इन दिस केस दे हैव एडिशनल COH ग्रुप और एग्जाम्पल है हमारे पास ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से एक ग्लूटामिक एसिड और एक एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, दोनों नॉन एसेंशियल है, दोनों एसिडिक, नाम से ही पता चल रहा है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो बच्चे इन्हें ग्लूटामेट और एस्पार्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टेट। ठीक है, और बेसिक अमीनो एसिड जो है उसमें एडिशनली अमीनो ग्रुप होगा एक, सो दे हैव एडिशनल अमीनो ग्रुप अदर देन नॉर्मली जो इनके स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो एडिशनल अमीनो ग्रुप रहेगा। तो बच्चे ये एडिशनल अमीनो ग्रुप हमारे पास होगा लाइसीन में, हिस्टिडीन में एंड आर्जिनिन में। तो अब खुद देखो हिस्टिडीन और आर्जिनिन सेमी एसेंशियल है यहाँ पे, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ठीक है, और लाइसीन ठीक है हमारे पास आ गया यहाँ पे नॉन एसेंशियल। ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन। तो बच्चे अब हम बात करेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो है वो अमीनो एसिड्स है जिसमें ओवरऑल चार्ज बैलेंस्ड होता है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी कि ना एसिडिक ग्रुप है ना बेसिक ग्रुप है। ठीक है, तो ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, जिसमें से हमारे पास एसिडिक में आए ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड विच आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बेसिक में आए हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, जिसमें से हिस्टिडीन और आर्जिनिन एडल्ट्स के केस में सेमी एसेंशियल है। फाइन, और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आए ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एलेनिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन जो मिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे लाइसिन यहाँ पे मेंशन कर दो, मैंने मेंशन नहीं किया। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास ये तीन कैटेगरीज आ गई ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक। तो बच्चे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इस बेसिस पे कि अल्कोहलिक ग्रुप किसमें है। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड्स हैं जिनमें अल्कोहल ग्रुप हो। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स में आएंगे सीरीन, थ्रियोनिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। ठीक है, फॉर द फिफ्थ एरोमेटिक, जैसे मैंने मेंशन किया था फिनाइल एलेनिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड वो है जिनके पास एरोमेटिक ग्रुप होंगे साइड चेन्स में, यानी कि उनके वेरिएबल ग्रुप्स में। तो यहां पे है फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन ये एसेंशियल है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन एसेंशियल, टायरोसिन नॉन एसेंशियल। सल्फर कंटेनिंग,
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है दैट इज सीरीन एंड मिथियोनिन। तो ये है हमारे पास फर्दर मोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन देयर वेरिएबल ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो है अगर अल्कोहलिक है, एरोमेटिक है और सल्फर है तो उस बेसिस पे कैटेगराइजेशन की गई है, ठीक है। सो ज़्विटर-आयन, तो बच्चे अमीनो एसिड के केस में आपने उसका एक पर्टिकुलर स्टेट देखा लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, ये है उसका स्ट्रक्चर NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। तो बच्चे ये स्टेट आप देख रहे हो, ये बहुत बैलेंस स्टेट है, ठीक है, अमीनो एसिड का, जिसके केस में नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप दोनों है। आप तो इस तरीके से भी लिख सकते हो उसे, NH2 ग्रुप CH COOH और R। तो बच्चे ये अमीनो एसिड की जो स्टेट है, जो न्यूट्रल स्टेट है, इसे ज़्विटर-आयन कहते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज ज़्विटर-आयन। और ये ज़्विटर-आयन जिस पर्टिकुलर पीएच में प्रेजेंट होता है उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच व्हेन अमीनो एसिड एग्जिस्ट्स इन अ न्यूट्रल स्टेट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बच्चे अगर आप नॉर्मली देखोगे अमीनो एसिड इस न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, डिफरेंट पीएच कंडीशन से, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें, हमने इस अमीनो एसिड को अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि ऐसे पीएच से जहां पे वो न्यूट्रल में एग्जिस्ट कर रहा है उसके कंपैरेटिवली हाई पीएच पे ले गए, यानी कि बेसिक पीएच पे ले गए। तो बेस की क्या टेंडेंसी होती है? बेस की टेंडेंसी ये होती है ना कि वो किसी भी कंपोनेंट से यानी कि एसिडिक कंपोनेंट से हाइड्रोजन डिराइव करे, है ना। तो बच्चे बेसिक सॉल्यूशन में यानी कि हमने उसको बेसिक पीएच में रखा, तो बेस ने अपनी टेंडेंसी शो करी और उससे H डिराइव किया। तो यहाँ पे हो गया NH2CH वेरिएबल ग्रुप C डबल बॉन्ड COO, ठीक है, नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे जब उसने एक एसिडिक यानी कि जो भी सब्सटेंस था यानी पे अमीनो एसिड से H डिराइव कर लिया, ठीक है, बेस ने जब H डिराइव कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्टेट रह गई। तो हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव स्टेट में आ जाएगा। और अगर पीएच कम है, अगर हमने उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से पीएच कम कर दिया तो पीएच कम करने पे हमारे पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। जो H जो है वो H पॉजिटिव डोनर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, NH3 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड C डबल O फर्दर H दिस। तो मतलब एसिड ने जब H डोनेट किया इस पर्टिकुलर स्टेट में तो C डबल O ने H को एक्वायर कर लिया और वो अगेन न्यूट्रल स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह गया दिस। तो मतलब अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के कंपैरिजन में अगर हम पीएच ज्यादा कर रहे हैं तो अमीनो एसिड नेगेटिव स्टेट में रहेगा और अगर पीएच कम कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। तो मतलब हमारे पास एक ही पर्टिकुलर पीएच होता है जब अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल स्टेट में रहेगा और उस न्यूट्रल स्टेट को ज़्विटर-आयन कहा जाता है। और वो पीएच जब वो न्यूट्रल स्टेट यानी कि ज़्विटर-आयन एग्जिस्ट करता है उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। तो ज़्विटर-आयन is the neutral state of amino acid which exists at a particular pH और उस pH को कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है।
ठीक है, तो ये है हमारे पास ज्विटर आयन का कंसेप्ट। और मैं बता दूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हर एक अमीनो एसिड के केस में सेम नहीं होता। ईच अमीनो एसिड हैव डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। किसी के केस में 7 pH में वो न्यूट्रल स्टेट में होगा, किसी के केस में 8, तो हम किसी के केस में 9, तो उसी के कंपैरिजन में हम बेसिक या एसिडिक सोल्यूशन ले सकते हैं और वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट और ज्विटर आयन कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की। ठीक है, तो फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड, तो बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। हम एक अमीनो एसिड अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, NH2 यहाँ पे मेंशन करूंगी, एक बैलेंस स्टेट COH, वेरिएबल ग्रुप एंड H। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ पे मैं दूसरा अमीनो एसिड मेंशन करूंगी, थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर को, NH2 को कुछ इस तरीके से मेंशन करूंगी, C डबल बॉन्ड O H R, यहाँ पे R1 है वेरिएबल ग्रुप, R2 वेरिएबल ग्रुप, ये आया हाइड्रोजन। तो बच्चे अब क्या होगा इस केस में, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान हुआ था डिहाइड्रेशन, वैसे ही यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी। OH यहाँ से गया, यहाँ से H गया और अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर रहा कुछ इस तरीके से, CONH CHR2 COOH, ठीक है, COOH। तो बच्चे ये जो बॉन्ड बना आफ्टर डिहाइड्रेशन CONH, ठीक है, ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, तो ये जो बॉन्ड बना CONH, इस CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे COH है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट के केस में NH2 रहेगा, सेम प्रोसेस, इसी तरीके से डिहाइड्रेशन होगी और अल्टीमेटली नेक्स्ट अमीनो एसिड जुड़ेगा, नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू होगी। तो बच्चे याद रखेंगे जब भी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो टर्मिनल है जहां पे अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा, इसे एन टर्मिनल कहा जाता है। और ये टर्मिनल जब प्रोटीन का एंड होगा, चेन बनेगा कंप्लीटली, तो यहाँ पे COH ग्रुप जो है वो लास्ट में रह जाएगा खाली, तो दिस इज द C टर्मिनल। तो जब भी कोई अमीनो एसिड ऐड होता है नेक्स्ट, वो C टर्मिनल पे ऐड होता है। तो CONH, NHCO नहीं, CONH बॉन्ड जो है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इसी वजह से C टर्मिनल जो है उसी में ग्रुप ऐड होते जाते हैं और फर्दर जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सिंगल चेन बन जाएगी और उस सीक्वेंस ऑफ चेन को प्रोटीन फुली मतलब कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहेंगे, लेकिन एक चेन जो है पेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पहला स्टेप पूरा होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वापस से बताती हूँ। तो बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो जब बन रहा है तो उसके केस में हमारे पास एक रहेगा एन टर्मिनल, एक रहेगा सी टर्मिनल। ठीक है, तो एन टर्मिनल वो है जहां पे हमारे पास अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और सी टर्मिनल वो है जहां पे हमारे पास COH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। तो बच्चे इस तरीके से एक चेन बनती जाएगी जो कि पहली पेप्टाइड चेन होगी और प्रोटीन को फंक्शनल रखने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए सिर्फ ये पेप्टाइड चेन सफिशिएंट नहीं होती। एक फंक्शनल अरेंजमेंट लेने के लिए प्रोटीन जो है बहुत सारे अरेंजमेंट्स लेता है, तो वो आएंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आज। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल एक अमीनो एसिड की चेन होने वाली है। उसके बाद वो सेकेंड फेज में आएंगे यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, या तो हेलिकल अरेंजमेंट या तो एक शीट अरेंजमेंट बनेगा।
3D अरेंजमेंट बनाने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर, और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। पर बच्चे ऐसा नहीं है कि प्रोटीन जो है वो एक ही बार में कोई भी स्ट्रक्चर बना ले। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होना जरूरी है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनेगा तो जाके टर्शरी बनेगा, और टर्शरी के बाद फिर जाके क्वार्टरनरी। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं बस, उसके बाद टर्शरी और क्वार्टरनरी अरेंजमेंट नहीं लेते। कुछ जो है टर्शरी बनाते हैं और कुछ जो है वो कंप्लीट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबके केस में प्रेजेंट होगा, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्शरी, देन क्वार्टरनरी। तो फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हमें टर्शरी स्ट्रक्चर कम से कम चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सिर्फ फंक्शन नहीं करेगा, स्ट्रक्चर भी तो बनाएगा। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी सफिशिएंट होता है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन के लिए टर्शरी होना जरूरी है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मेरे लिए आपने कर ही लिया, कुछ नहीं है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दैट्स इट। ठीक है,